वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आज हम पढ़ेंगे कुज़नेट्स कर्व। साइमन कुज़नेट्स ने ये हाइपोथेसिस किया था कि डेवलपिंग इकोनॉमीज जब डेवलप होना चाहती हैं और जब डेवलप होने जाती हैं तो कुज़नेट्स कर्व एक ऐसा कर्व है जिनको उनको फेस करना होता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक और कर्व है जिसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इकोनॉमिक्स के बच्चों को। वो है एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व, यानी ऐसा कुज़नेट्स कर्व जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। तो हम आज दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे साइमन कुज़नेट्स कर्व के बारे में। साइमन कुज़नेट्स, जिनको नोबेल मेमोरियल प्राइज भी मिला है इकोनॉमिक्स में 1971 में, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम किया था और उसी में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती हैं या जो ऐसी इकोनॉमिक्स होती हैं जो डेवलपमेंट में अपना परचम लहराती हैं, उनको एक इन्वर्टेड यू शेप यानी कि उल्टा यू शेप का एक कर्व उनको फेस करना पड़ता है। मैं बताती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्राफ। अब इस ग्राफ में कुज़नेट्स ने दो फैक्टर्स लिए हैं। एक जगह पे एक्स एक्सिस पे लिया है पर कैपिटा इनकम, ठीक है, और दूसरे एक्सिस जो वाई एक्सिस है उसमें लिया है असमानता का इंडेक्स। असमानता इंडेक्स यानी इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनइक्वालिटी इंडेक्स ले रही हूँ, इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये दोनों ही इंडेक्स साइमन कुज़नेट्स ने इसलिए शो किए हैं क्योंकि उसका ये मानना था कि डेवलपमेंट जब इकोनॉमी में होता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, फर्म्स आती हैं इकोनॉमी में, और बहुत हद तक ये जो डेवलपमेंट है इसमें इंडस्ट्रीज, फर्म्स, मशीन्स, प्लांट्स, इनके आने के वजह से ग्रोथ शुरू हो जाती है इकोनॉमी। लेकिन ग्रोथ शुरू होने के साथ साथ एक बहुत और भी एक चीज़ है जो शुरू होती है, वो होता है डिस्पैरिटी यानी असमानता। ये जो गैप होता है जिसको हम बोलते हैं रिच एंड पुअर में जो गैप है, ये गैप थोड़े समय तक बढ़ता रहता है। और वो क्यों बढ़ता है, साइमन कुज़नेट्स ने उसके बारे में भी बताया है कि उसके भी कुछ रीजंस हैं। उसके रीजंस कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहला रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा रीजन है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है इकोनॉमी में, देश में, तो इसकी वजह से धीरे धीरे लोग, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर हैं, जो आज तक एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते थे, ट्रेडिशनली काम करते थे, अब उनको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी में, डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है इकोनॉमी में, तो हमें ज़रूरी है कि हम वहाँ पे अपना काम जो है वो शिफ्ट कर दें। तो वो पूरी तरह से शिफ्टिंग चलता रहता है और शिफ्ट जो लेबर है वो धीरे धीरे करके शिफ्ट हो जाता है एग्रीकल्चरल सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग विलेजेस में थे, जो लोग गांव में थे, उन शहरीकरण या अर्बनाइजेशन के होने की वजह से, डेवलपमेंट के होने की वजह से अब वो लोग सारे सिटीज़ में चले गए। सिटीज़ में गए नई जॉब, अच्छी जॉब या बेहतर जॉब, बेहतर पेइंग जॉब के लिए वो चले गए, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी जो थी, जो गरीब और अमीर में जो असमानता थी, वो और बढ़ गई। इसके अलावा माइग्रेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जब डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है तब देश जो होता है वो एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड रहता है, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट और उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है। लेकिन धीरे धीरे जब इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, मशीन्स आ जाती हैं, नए नए मशीनरी आ जाती है, टूल्स आ जाते हैं, इसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर जो आज तक लेबर इंटेंसिव हुआ करता था, धीरे धीरे कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है। और कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से उसमें मैकेनाइजेशन यानी कि ज़्यादा मशीन और कम लेबर, इस तरह का एग्रीकल्चरल सेक्टर बनता जाता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है असमानता का, अकॉर्डिंग टू साइमन कुज़नेट्स, ठीक है। तो अब इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, इनिशियली शुरुआत में जब डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होगी तो कर्व कुछ इस प्रकार का बनेगा।
कर्व बनेगा कुछ इस प्रकार का, यानी जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी इकोनॉमी में, देश में, उसी तरह से जो असमानता है या जो इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। और इसकी वजह से एक हम देखेंगे ये जो स्लोप है ये अपवर्ड राइजिंग है, ये ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है। इसका मतलब है इसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ते बढ़ते इनइक्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ता रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे एक लाइन खींचूं और देखूं कि अगर पर कैपिटा इनकम इतना बढ़ा तो इनइक्वालिटी कितनी बढ़ी। अब देखिए आप यहाँ पे पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा ही बढ़ने पे असमानता कितनी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी है इकोनॉमी का वो तो ग्रोथ की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो इस इनकम का जो इनकम आ रही है इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है और इसीलिए असमानता बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट आता है तो हम इस फेज को बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा मतलब या प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले या पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन देश में होने से पहले ऐसा फेज होता है जब मशीन्स और फर्म्स और इंडस्ट्रीज आना शुरू करती हैं, इस्टेब्लिश होना शुरू करती हैं, लेकिन असमानता भी बढ़ती जाती है। लेकिन फिर डेवलपमेंट जब स्टेबलाइज हो जाता है, जब स्टेबिलिटी आ जाती है डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो क्या होगा, तो इकोनॉमी दूसरे फेज में आ जाएगी। और वो दूसरा फेज ऐसा रहेगा जब जो कर्व होगा वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। ये फ्लैट कर्व क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्टेबिलिटी का कर्व है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब देश में प्रगति हो चुकी है, देश अभी भी प्रगतिशील है यानी डेवलपिंग है, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रीज जो है, मेजर इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, आयरन, ये सारी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, बेसिक फाउंडेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है वो बन गया है और इसीलिए अब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेबल हो गया है। तो अब धीरे धीरे जब डेवलपमेंट और बढ़ेगा तो इकोनॉमी या देश जो है वो अब सर्विस ओरिएंटेड बनता जाएगा। ठीक है, तो सर्विस ओरिएंटेड जैसे ही वो बनता जाएगा तो इनकम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी लोगों में और इनइक्वालिटी जल्दी ही नीचे की ओर आती जाएंगी। और इसीलिए साइमन कुज़नेट्स का जो तीसरा फेज है इस कर्व का वो ऐसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो अब मैं ये आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए ये इरेज कर देती हूँ ताकि अब ये आप डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और अच्छे से देख पाएं। अब हमारे पास ये कर्व इन 3 फेजेस में बढ़ गया है। यहां पे प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया या प्री इंडस्ट्रियल फेज, यहां हो गई स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्रियलाइजेशन और यहां हो गया पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज। पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज को हम सर्विस ओरिएंटेड भी बोलते हैं। सर्विस ओरिएंटेड मतलब यहाँ पे देश जो है वो सर्विस सेक्टर में अब ज़्यादा परिपक्व होना शुरू हो जाएगा। तो सर्विस सेक्टर अब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रगति पे रहेगा और एग्रीकल्चरल सेक्टर धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा। तो ये थी बात कुज़नेट्स कर्व की। तो साइमन कुज़नेट्स का दिया हुआ जो कर्व है वो किस बारे में बताता है? वो बताता है पर कैपिटा इनकम या ग्रोथ इंडेक्स और असमानता यानी इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताता है। और वो एक इन्वर्टेड यू शेप का कर्व होता है यानी उल्टा यू शेप का कर्व होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि ग्रेजुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनइक्वालिटी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। हालांकि ये क्योंकि एक हाइपोथेसिस है, एक थ्योरी नहीं है, तो इसलिए हर देश का कर्व जो है वो अलग बनेगा। और इसके अलावा एक और बात है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने ये भी बोला है कि रियलिटी में, असलियत में ये कर्व इतना स्मूथ नहीं दिखता। ये कर्व हमेशा आपको रियल के जितने भी फिगर होंगे तो ये कर्व आपको हमेशा कुछ इस तरह दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा ये कर्व।
ठीक है। तो असलियत में कर्व अलग दिखता है, लेकिन हम एक ओवरऑल इम्पैक्ट की जब बात करते हैं तो ये इन्वर्टेड यू शेप का कर्व होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गई बात साइमन कुजनेट्स कर्व की। इसके अलावा एक और कंफ्यूजन है बच्चों का कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में एक एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व का भी एक टॉपिक होता है। अब एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व, क्योंकि उसमें कुजनेट लिखा हुआ है तो इसलिए ये मत समझिएगा कि ये कुजनेट ने दिया हुआ हाइपोथेसिस है जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में भी है। ये एक अलग हाइपोथेसिस है, लेकिन ये साइमन कुजनेट्स के ही थ्योरी पे बेस्ड है, इसलिए उसको एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व नाम दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व। हमारे पास सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा। एक्स एक्सिस पे हम सेम पर कैपिटा इनकम ही लेंगे। यहां पे मैं हेडिंग डाल देती हूं EKC, इसको EKC भी बोलते हैं, यानी एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये कर्व जो है ये थोड़ा ऐसा दिखता है। ये भी एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व की तरह ही पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये किसने दिया है। तो ये दो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये दिया है। सबसे पहले तो हमारे पास है जीन ग्रॉसमैन और एलन क्रूगर। जीन ग्रॉसमैन, एलन क्रूगर, ये दो इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने एक और हाइपोथेसिस दी है। इन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से कुजनेट ने कहा कि जैसे ही डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इकोनॉमी में, तो धीरे धीरे पहले पर कैपिटा इनकम की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ेगी फिर घटेगी। लेकिन जीन ग्रॉसमैन और एलन क्रूगर ये कहते हैं कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इकोनॉमी में, एक और चीज़ है जो पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, और वो होता है पर्यावरण की दुर्दशा। ये जो पर्यावरण की दुर्दशा है इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्योंकि शुरुआत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता रहता है इकोनॉमी में, तो शुरुआत में गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशंस को, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स को भी इस बात की कोई अहमियत नहीं रहती कि एनवायरमेंटल कितना डिग्रेड हो रहा है। हाँ, कन्वेंशंस होते रहते हैं, लेकिन बहुत फॉर्मेलिटी के हिसाब से होते रहते हैं। लेकिन जब इंडिकेशन मिल जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बहुत हाई पे चले जाते हैं, या फिर जब कार्बन मोनोऑक्साइड या ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस जब बहुत ज़्यादा हाइट पे चली जाती हैं, तब जाके इंटरनेशनली और ग्लोबली और इसके अलावा देश में भी जागरूकता बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से ये जो कर्व है, जब ये पहले ऊपर जा रहा है तो ये इसलिए जा रहा है क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जैसे ही पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, उसी के हिसाब से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरण की दुर्दशा भी हो रही है। तो अब इसके बारे में क्या करें? जैसे ही ऐसा समझा जाएगा कि बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो गई है, या एक लेवल माप लिया जाएगा, देश के जो गवर्नमेंट होती है या इंटरनेशनल गवर्नमेंट होती है वो नाप सकते हैं इसको, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे जो एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और एजेंट्स होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जागरूक रहेंगे और वो बोलेंगे कि नहीं, अब हमें इस लेवल को कम करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे एनवायरमेंटल परमिट्स होते हैं, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बना देती है कभी कभी कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो पोल्यूशन नहीं होना चाहिए तो कैसे एनवायरमेंटल लॉज बनाएंगे आप? कार पोल्यूशन के लिए आपने सुना होगा कि PUC चेक कराना ज़रूरी है, नहीं तो परमिट आपका या तो लाइसेंस छीन लिया जाएगा या आपको पेनल्टी होगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस जो है वो बढ़ाती जाएगी। वो स्ट्रिक्टनेस बढ़ाती इसलिए जाएगी ताकि ये वाला जो लेवल है सैचुरेशन का वो कम हो जाए। जितना सैचुरेशन का लेवल कम होगा उतना ही हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, वो उतना ही कम डिग्रेड होगा और हम डेवलपमेंट भी कर पाएंगे, लेकिन एनवायरनमेंट को भी हम संजो पाएंगे। ठीक है, तो जीन और एलन के हिसाब से एक सैचुरेशन पॉइंट आता है हर देश में, और धीरे धीरे फिर जागरूकता के हिसाब से वो कर्व जो है वो धीरे धीरे
ग्रेजुअली डिक्रीज भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। तो इसलिए इसका स्लोप जो है फाइनली जाके धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसीलिए इसको एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व कहते हैं। हालांकि ये एनवायरनमेंट की दशा के बारे में है। किसी भी देश में जब उन्नति होती है, प्रगति होती है, तो उसके एनवायरनमेंट में क्या, पर्यावरण में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में है। लेकिन क्योंकि ये कुज़नेट्स के हाइपोथेसिस के ऊपर बनाया है, इसीलिए इसको EKC या एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई हमारी साइमन कुज़नेट्स के और EKC कर्व के बारे में बात। और होपफुली आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, आप इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को इकोहॉलिक्स को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके वो कोर्सेज के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और भी जानकारी के लिए आप जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको क्लिक करिए और वो सारी जानकारी ले लीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।